नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अगले अध्याय, यानी कि हमने दोस्तों आपको नदी तंत्र पूरा पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे नदियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, नदियों से जुड़ी स्थलाकृति के बारे में। यार ये मैंने मिटाने वाला कहाँ रख दिया, हाँ मिला। नदियों से जुड़ी स्थलाकृति के बारे में और नदियों से बने कुछ महत्वपूर्ण आकृति जैसे झील, गोखुर झील, जलप्रपात, झरना, उन सबों को दोस्तों आज हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों नदियों के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल से बताया। दोस्तों इन पहाड़ी भागों से हमने बोला था, इन पहाड़ी भागों से हिमानीय के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से एक जल स्रोत निकलता है। ये जल स्रोत जो होता है दोस्तों, ये जल स्रोत जो होता है, यही जल स्रोत जब बड़ा आकार ले लेता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नदियाँ बोलते हैं। और यह फिर विस्तृत होकर आगे बढ़ते चला जाता है और अपने साथ क्या करता है दोस्तों, यहाँ मौजूद अवसाद, कंकर, पत्थर, इसको अपने साथ ढोते रहता है, इस तरह से लेके चलते रहता है। तो यह अवसाद बाद में दोस्तों इसी पानी में इरोजन होता है, बहाव होता है, अत्यधिक टकराव होता है। ये बहाव के कारण ये चट्टानें आपस में टकरा गई तो इसमें टूटने लगा, विलय होने लगा। फिर जब धीरे धीरे ये चट्टानें नदियों के किनारे जमा होने लगी, टुकड़ों में, महीन टुकड़ों, मोटे टुकड़ों में जमा होने लगी नदियों के किनारे, इस तरह से। तो यही चट्टानों और जमाव होने के कारण नदियाँ कुछ विशेष आकृति बनाती है। आज हम इस आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने अब एक चित्र आने वाला है, आप उस चित्र को देख के समझिएगा कि हम क्या पढ़ाने चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको एक चित्र के द्वारा समझाने वाले हैं कि आप नदियाँ कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है। दोस्तों कि यह एक मुख्य पर्वत शिखर है जहाँ से नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ से नदियाँ कोई स्रोत से निकलती है धाराओं के रूप में, इस तरह से। और ये जल स्रोत किसी जल स्रोत से निकल के एक प्रमुख धाराओं के रूप में आगे बढ़ती है, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर आपको एक गोखुर झील दिखेगा, जो कि आगे बताने वाले हैं कि यह गोखुर झील किस तरह का होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी उद्गम स्रोत से नदियाँ निकली और नदियाँ आके मिलती है, उसमें सहायक नदियाँ आके मिलती है। और जब ये उठा हुआ भाग का जो नीचे गहरा क्षेत्र है ना, तो घाटी कहलाती है ये वाला भाग, जिसको दोस्तों हम लोग कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये वाला भाग दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब नदियाँ आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर एकदम निचला सतह जो है, नदियों की निचला सतह, उसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान। मैदानी भाग से थोड़ा ऊंचा हुआ भाग को पहाड़ बोलते हैं, जो आप इस चित्र में एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक, दो या दो से अधिक नदियां आपस में आके मिलती है जहां दो या दो से अधिक नदियां आपस में आके मिलती है उस जगह को हम लोग पढ़ा चुके हैं, संगम बोलते हैं। और जब ये नदियां आपस में मिल जाती है तो यह मुख्य नदियों के रूप में आगे जाती है। नदियां दोस्तों आप दिख रहा होगा एकदम सांप की आकृति की, इस तरह से चलती है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों ये वाला आकृति, ये इसको बोलते हैं विसर्प, इसको बोलते हैं मेंढर, ये रिवर मेंढर बोलते हैं, जो नदियां विसर्प बनाती है। दोस्तों आपने वो चित्र देख लिया होगा और उसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों जब नदियां पर्वतों से अपने किसी जल स्रोत से निकलती है तो वह भी आकार की घाटी बनाती है। भी आकार की घाटी, आपको घाटियों के बारे में पहले हम बता दें क्या होता है। चलिए दोस्तों चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ एक घाटी, निचला सतह दिख रहा होगा, दो पहाड़ियों के बीच का गहरा सतह। देखिए दोस्तों हमने आपको ये भी आकार से यह आकृति दिख रही है, यह स्पष्ट दिख रहा है।
तो घाटी दोस्तों दो पर्वतों के बीच गहरा निचला सतह होता है, जहां आप देख सकते हैं यह दो पर्वतों के बीच नीचे क्षेत्र हमने आपको घेर के दिखाया है। दोस्तों इन क्षेत्रों के बीच जब नदियां बहती है तो वह एक विशेष आकृति बनाती है, जिसको हम लोग वी शेप बोलते हैं। एक अन्य चित्रों के द्वारा दोस्तों देखिए तो नीचे में नदियां बह रही है दोस्तों, यह घाटियों के द्वारा, और यह नदियां जो है आप भी आकार की घाटी बीचों बीच अपने अवसादों को लेके चली जाती है और भी आकार की घाटी बनाती है। तो दोस्तों घाटी के बारे में हमने एक अलग से विशेष चैप्टर बना चुके हैं, फिर भी आपको हम बता देते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, दो पर्वत शिखरों के बीच में कुछ खाली जगहें होती है। आप अगर यह 3D फोटो देखना चाहेंगे इस तरह से, तो दोस्तों होता क्या है कि जब दो पर्वतों के बीच में जो खाली जगह होता है, जहाँ से नदियाँ उतरती है और यह आपस में एक मार्ग प्रशस्त करती है, तो दोनों पर्वतों का बीच का जो निचला भाग होता है ना, उसे हम लोग घाटी बोलते हैं। और निचला भाग, ये वाला भाग निचला, जस्ट नीचे का, दोनों पर्वतों के नीचे जहाँ से नदियाँ आपस में निकलती है, जहाँ ये ऊंचा भाग और ये ऊंचा वाला भाग और इसके बीच में गहरा भाग, तो दो पर्वत शिखरों के बीच में निचला गहरा भाग क्या कहलाता है? निचला गहरा भाग घाटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बता रहे हैं भी आकार की घाटी। तो यह एक पर्वत शिखर है और यहाँ भी एक पर्वत शिखर है। हमने बोला दोस्तों कि किसी जल स्रोत से, मान लीजिए कि यहाँ से नदियाँ नीचे उतरी, यहाँ से उतरी, तो दोस्तों ऊपर से गिर रही है, तो वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा इन नदियों का? वेलोसिटी एक्सट्रीम हाई होगा। क्यों? क्योंकि यह ऊपर से नीचे आ रही है, ढलान में है, यह इंक्लाइन सरफेस पे है, ढलान में है, इंक्लाइन सरफेस पे है, इसके वजह से इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण ये एकदम कट 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 करके यहाँ पे इस तरह कट करती है। ये नदियाँ एकदम निचले भाग को एकदम शार्प इस तरह से कट करती है, और जहाँ कट करती है यहाँ पे ये दोस्तों ये वाला भाग, यहाँ पे वो भी आकार की घाटियाँ बनाती है। तो दो पर्वत शिखरों के बीच निचला भाग जो गहरा होता है उसको घाटी बोलते हैं। और जब इन घाटियों के बीच में नदियाँ इस तरह से और इस तरह से एक दूसरे को कट करके निकलती है, तो जहाँ पे कट करती है यहाँ पे, वहाँ पे ये दोस्तों भी आकार की घाटी बनाती है। तो नदी स्थलाकृति में पहला आप लिख लेना, पहला भी आकार की घाटी। पहला क्या लिखोगे? भी आकार की घाटी। हम क्या पढ़ा रहे हैं आज? नदी स्थलाकृति। ठीक है दोस्तों, नदी स्थलाकृति में हमने पहला पॉइंट बोला भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी का निर्माण तब होता है जब नदियाँ युवा अवस्था में होती है। युवा अवस्था कहने का मतलब जब नदियाँ एकदम जवान हो, जब नदियाँ एकदम नवीन हो, जब नदियाँ एकदम इस टाइप से है। और दोस्तों नदियों ने क्या किया कि यहाँ से कोई नदियाँ निकली इस स्रोत से, और यहाँ एकदम से कट के मिट्टी को काट के हटा दिया। दोस्तों हमने जैसे आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ एकदम पहाड़ी भाग है इस तरह से नीचे, और यहाँ एक पर्वत शिखर है इस तरफ से ऐसे, और ये मतलब पूरा एकदम पहाड़ी भाग है दोस्तों। ये आपको चित्र पे पहाड़ी भाग दिखा। मान लीजिए कि इस स्रोत से नदियाँ निकली और ये यहाँ पर ऐसे काटती हुई चली गई, तो ये भाग तो दोस्तों कट गया। यहाँ से भी कोई नदियाँ निकली और यह इसको ऐसे काटती हुई चली गई दोस्तों, और बह रही है। हम इस पार्ट को भी मिटा देते हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों कि नदियाँ जहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, वहाँ किस तरह की घाटियाँ बनी है, आप स्पष्ट चित्र से देख सकते हो। ये भी आकार की घाटी बनाती है डाउन में। इसे दोस्तों हम लोग नदियों जब एकदम तीव्र ढाल से, तीव्र मतलब एकदम इंक्लाइन सरफेस से डाउनवर्ड होती है, तो एकदम नीचे के पार्ट को एकदम काट लेती है सीधा। ये पत्थर उत्थर सब तोड़ फोड़ के लेके अपने साथ एकदम पत्थर उत्थर अवसाद लेके चल देती है, तो ये बनाती है भी आकार की घाटी। अगला पॉइंट है दोस्तों जलप्रपात। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जलप्रपात। जलप्रपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल।
छिप्रिका जलप्रपात या छिप्रिका, वाटरफॉल, वाटरफॉल या छिप्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैपिड। क्या होता है वाटरफॉल और रैपिड? चलिए दोस्तों अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि यह एक धरातलीय स्थलाकृति है दोस्तों, यह एक धरातलीय स्थलाकृति है जहां यह पर्वतें हैं, ठीक है दोस्तों। हमने यह एक स्थलाकृति बनाई है, यह दोस्तों पर्वत शिखर है, यह पर्वत चोटी है, ये छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र है निचला भाग, और यह एकदम ऊंचा लेकिन समतल, ये धरातल से एकदम ऊंचा लेकिन समतल भाग को पठार बोलते हैं। पर्वत शिखरों और पहाड़ियों के बीच या फिर दोनों के बराबर पाए जाने वाला समतल भाग जो ऊंचा हो, किससे, मैदान से, मैदानी भागों से ऊंचा हो, ऐसे बनाओ, मैदानी भागों से ऊंचा हो, इसको हमने मैदान बोल दिया। तो जब नदियां ऊपर से गिरी ना दोस्तों, हम पठार को थोड़ा अलग कलम से लिखते हैं ताकि हम नदी को ब्लू से बना पाए, पर्वत शिखर और इसको बोल दिया हमने पठार। तो जब नदियां दोस्तों ऊपर से आती है एकदम लहराती हुई, तो ये पठारों पर आती है और एकदम पठार से एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है, एकदम धड़ाम से। तो जब नदियाँ किसी ऊंचे भाग से नीचे गिरती है तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग वाटरफॉल, जलप्रपात, वाटरफॉल। इस घटना को जब नदियाँ एकदम ऊंचे स्रोत से नीचे की ओर गिरती है। चलिए दोस्तों अब ने हम जलप्रपात के बाद हम पढ़ने वाले हैं छिप्रिका के बारे में। तो छिप्रिका भी एक तरह का जलप्रपात होता है, लेकिन अगर अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल। और यहाँ देखिए दोस्तों, इस जगह पे आप कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों जब ये कम ऊंचाई से एकदम नॉर्मल ऊंचाई से जब पानी गिरता है उसको बोलते हैं छिप्रिका यानी रैपिड। छिप्रिका यानी रैपिड बोलते हैं, मतलब अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल, और कम ऊंचाई से गिरे तो उसको बोलते हैं हम लोग छिप्रिका। विश्व के प्रमुख वाटरफॉल आपको पढ़ने होंगे। भी आकार की घाटी के बाद दोस्तों आपको जैसे कि एंजल जलप्रपात होता है, और धुआंधार भारत में है। कुछ और जलप्रपात होते हैं क्या, शरावती नदी पे है, जोग या गोरसप्पा। जोग या गोरसप्पा। तो आपको हम लोग दोस्तों जलप्रपात के बारे में हम एक दोनों विश्व और भारत के प्रमुख जलप्रपात आपको हम एक चार्ट बना के अभी तुरंत देने वाले हैं, आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, नदी विसर्ग और ऑक्सबॉर। जब दोस्तों पर्वतों से नदियाँ निकलती है तो नदियाँ एकदम घुमावदार आकृति से इस तरह से बहती है, एकदम इस तरह से बहते जाती है एकदम जैसे सांप कैसे कैसे चलता है, ऐसे ऐसे सांप चलता है ना सर, ऐसे ही सांप चलता होगा एकदम। अगर सांप को आपने बहुत बड़ा सांप देख लिया होगा, आप किसने नोकिया पे सांप वाला गेम खेला है, किसने नोकिया पे सांप वाला गेम खेला है, किसी ने नोकिया पे सांप वाला गेम खेला है, वो जो आगे में एकदम खिलाने वाला रहता था और सांप धीरे धीरे पहले इतना छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा होते जाता था, और आप क्या करते थे एकदम ऐसे ऐसे एकदम वो नोकिया का सांप जो है किसी को याद है, एकदम ऐसे 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 करते रहते थे और यहाँ पे आके खिलाते थे, फिर यहाँ खिलाया एकदम सांप ऐसे आ गया, आपने ऐसे ऐसे सब। किसी ने ये अगर सांप वाला गेम खेला होगा तो उसे एक्सपर्ट होगा तो वो पता होगा। और एकदम नदियाँ भी इसी शेप में एकदम, यहाँ पर आपने देखना एस आकृति बन रही है इस तरह से, एस उल्टा एस आकृति के रूप में नदियां बहती है, ठीक है दोस्तों। सर्दी फिर हो गया यार।
इसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों नदियाँ विसर्प, क्योंकि ये सांप के आकृति में नदियाँ, सांप के आकृति में नदियाँ आगे बढ़ती है। जब भी नदियाँ किसी स्रोत से निकलती है, किसी पर्वत स्रोत से चलती है, तो वह एकदम विसर्प के रूप में चलती है, जिससे हम लोग रिवर मेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर मेंडर। लेकिन जब नदियाँ ऊपर से नीचे फ्लो करती है, ऐसा चलने लगती है, तो शुरू में तो इसका वेग क्या होता है? बहुत ज़्यादा वेग इसका एकदम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें कंकड़ पत्थर अवसाद आके मिलने लगते हैं और धीरे धीरे नदियों का वेग कम जाता है। और कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है दोस्तों कि हम यहाँ एक छोटा सा फोटो बनाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा टाइम आता है कि ये जो मुख्य नदियाँ हैं ना, जो मुख्य नदियाँ हैं वह मेन पार्ट से अलग हो जाती है। ये नदियों की धारा थी, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि ये नदियाँ यहाँ एकदम से कट गई और अब नदियाँ का मेन मार्ग ये हो गया। अब ये जो भाग था दोस्तों, यह भाग मृदा से भर गया, ये भाग मिट्टी से भर गया और नदियाँ अब ऐसे बहने लगी। ये मुख्य भाग जो होता है ना, मेन धारा से नदियाँ, कभी कभी इसका वेग घट गया और नदियाँ अब नीचे ना जाके एकदम सीधी बहने लगी, एकदम सीधी बहने लगी इस तरह से यहीं से, और फिर जाके कहीं जाके विसर्प बनाई। लेकिन जहाँ सीधी हुई वहाँ दोस्तों एक विशेष आकृति बनता है, ये वाला आकृति। ये वाला आकृति इसलिए हमने आपको विसर्प और एक साथ दिखाया। अब वो आकृति को हम रहने देते हैं, बाकी आकृति मिटा देते हैं। तो यह वाला आकृति दोस्तों बनता है। यह वाला आकृति बनने के कारण फिर नदियाँ क्या करती है कि इसमें जितने भी अच्छी अवसाद रहते हैं उन अवसादों को जमा करने लगी, इन अवसादों को जमा करने लगी। ऐसा जमा होते 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 यह संपूर्ण भाग जल से घिर जाता है। यह संपूर्ण भाग अब जलमय हो गया। तो यह संपूर्ण भाग देखो, आपने गाय का जो खूर होता है, गोखूर, गाय का खूर मतलब दोस्तों जो गाय का पैर होता है ना, लेग, आप कभी देखना गाय का लेग इस तरह से होता है, एकदम इस तरह की आकृति का। तो यह जब नदियाँ आप जब किसी मुख्य भाग से अलग हो जाती है ना, तो यह इस तरह की आकृति का, इस तरह की आकृति का एक झील का निर्माण करती है, एक झील का निर्माण करती है। और वह झील कहलाता है गोखुर झील। यह मेन भाग से एकदम मिट्टी भर दिया जाए, अवसादों से जमा कर दिया जाए, तो यह अवसादों से जमा होने के बाद जो मुख्य भाग बचा, इसको हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। मतलब दोस्तों कहना क्या था कि नदियाँ एकदम विसर्प के रूप में इस तरह से चल रही है। नदियाँ एकदम विसर्प के रूप में, सांप के रूप में एकदम बहते जा रही है, मगन होके बहते जा रही है। और अपने साथ क्या लेके जा रही है? अपने साथ विभिन्न तरह के अवसाद, पत्थर, कंकर उकर लेके जा रही है, जिसे वो अपने किनारों पर जमा करते जा रही है, अपने किनारों पर जमा करते जा रही है। नदियाँ जब इस तरह चलती है, इसके चलने के कारण इसका वेलोसिटी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता है? घटते जाता है। किसी एक टाइम में यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए कि नदियाँ यहाँ इतना अवसाद जमा कर दी, इतना अवसाद जमा कर दी कि अब नदियाँ जो है अपने मुख्य भाग से भटक गई। और नदियाँ अब मुख्य भाग से भटकने के कारण अब ऐसे बहने लगी, और यह मुख्य भाग एकदम अवसाद के जमा होने के कारण अलग हो गया। तो यह जो आकृति दिखा रहा है ना आपको दोस्तों, ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये गाय के खूर के तरह होती है। आप चेक कर लेना, गाय का खूर यानी गाय के पैर के निचला जो सतही भाग होता है उसको गोखुर बोलते हैं। और यह झील जो है, यह वाला झील गोखुर झील कहलाता है,
ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको अब ये तो पूरा चित्रों से आपको समझाए हैं, तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है गोखुर झील के बाद दोस्तों नदी वेदिका। अगला है नदी वेदिका। तो नदी वेदिकाएं दोस्तों नदियों की एक स्पेशल संरचना होती है। नदियों की एक स्पेशल संरचना होती है जब नदियां एकदम घाटियों से होके बहती है। जब नदियां एकदम घाटियों से होके बहती है तो वह एक तरीके से वेदिकाओं के रूप में चलती है, एक अलग सी संरचना इस समय बनाती है। कभी ऐसी, कभी इस तरह की, ऐसी नदियाँ जो है ऐसे ऐसे चलती है, या एक अलग सी संरचना बनाती है घाटियों से जब चलती है। तो चूंकि जब घाटियों से नदियाँ चलती है तो वो एक अलग सी संरचना बनाती है इस टाइप की, जहाँ पर एकदम कहीं विशाल चौड़ी हो गई है, कहीं संकरी हो गई है। इस टाइप की संरचना को हम लोग बोलते हैं नदी वेदिकाएँ। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट अब है दोस्तों ये जो हम 5वां पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। 5वां तो नदी वेदिका थी, लेकिन हम इसको गिन नहीं रहे हैं। अगला पॉइंट है जलोढ़ पंख। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है जलोढ़ पंख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस। क्या होता है जलोढ़ पंख, कैसे निर्माण होता है जलोढ़ पंखों का? तो दोस्तों चलिए हम फिर से कुछ पर्वतों की स्थलाकृतियाँ बना रहे हैं। हमने कुछ पर्वतों की स्थलाकृतियाँ बनाई और दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ से कोई नदियाँ निकली, यहाँ से कोई नदियाँ निकली और जाके ये दोनों नदियाँ आपस में मिल गई। ठीक है, जब नदियाँ किसी पर्वत स्रोत से निकलती है, जब नदियाँ किसी पर्वत स्रोत से निकलती है तो क्या करती है? अपने साथ बहुत मात्रा में कंकर पत्थर, मोटे मोटे कंकर पत्थरों के अवसाद लेके चलती है। ऊपर ये टूटे फूटे जो कंकर होते हैं, नदियाँ इसको अपने साथ बहा के लेके चल जाती है। इन्हीं अवसादों से तो अवसादी चट्टान बनता है। ये अवसाद लेके नदियाँ चलती है दोस्तों। होता क्या है कि समय के साथ साथ जब नदियाँ बहने लगती है इस तरह से तो अपने दोनों किनारों पर अवसाद को जमा कर देती है। ये पत्थर जमा होने लगते हैं। अगर पत्थरों का बनाते हैं तो ऐसे, ये अवसाद जमा होने लगता है दोस्तों। ये अवसाद जमा होने लगता है एकदम नीचे की ओर, एकदम नीचे की ओर महीन 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 कण, और ऊपर मोटे कण, बीच में हल्का पतला कण, हल्का कंकड़। और फिर नदियाँ क्या करती है दोस्तों? एक नियंत्रण मार्ग में आती है और एक नियंत्रण मार्ग में निकल के चली जाती है, बहने लगती है और अपने साथ कुछ और अवसाद लेके चलती है, लेकिन यहाँ फैला देती है। जब नदियाँ ऊपर से गिरी, अवसाद ली और अपने दोनों तरफ अवसादों को फैला दी, लेकिन जब ऊपर से गिरती है पहाड़ों से, उस समय दोस्तों इसका ढाल देखिए आप, एकदम तीव्र है, एकदम इंक्लाइन है। तो क्या होगा? इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है एकदम तीव्र गति से, और अपने आसपास ये कंकर पत्थर को फैलाने लगती है। ये जहाँ नदियाँ बही अवसाद को इधर उधर फेंकने लगती है। ऊपर में रहते हैं मोटे कण, बीच में रहते हैं हल्का मोटा कण, और नीचे रहता है दोस्तों एकदम महीन कण, मिट्टी के महीन कण, पत्थर टुकड़ों के एकदम महीन कण। तो जब नदियाँ इस तरह फैलती है तो यह जलोढ़ पंख के जैसा दिखता है। जलोढ़ पंख के जैसा दिखता है और यह आकृति कहलाती है जलोढ़ पंख। ये आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? जलोढ़ पंख कहलाती है।
तो जलोढ़ पंख में दोस्तों आपको हमने जब आपको नदी संरचना पढ़ाई थी तो हमने बोला था कि पर्वतों से नदियां गिरती है, तो बोला था भावर प्रदेश के बारे में जहां मोटे मोटे कंकड़ मिलते थे, फिर हल्का महीन हुआ उसमें पानी की मात्रा मिल गई तो बोला तराई क्षेत्र होता है, फिर नीचे आया तो बांगर क्षेत्र होता है, फिर नीचे आया तो जलोढ़ होता है। तो ये पंखनुमा आकृति एकदम फैल जाती है, एकदम फैला हुआ आकृति। अगर हम चित्र की बात करें तो इसको और आप डिटेल से देख सकते हैं, एकदम फैला दो। ये वाली आकृति दोस्तों एकदम पंख के तरफ फैला दिया गया है, ये एकदम पंख के तरफ फैला दिया जाता है। यही आकृति दोस्तों जलोढ़ पंख कहलाती है। ये आकृति जहाँ बीच में एकदम अवसाद जमा रहते हैं और फिर ये नदियाँ एक नियंत्रण क्षेत्र होके बहने लगती है इस तरह से, जैसा आपको चित्र में दिखा है। तो ऊपर में दोस्तों आपको मोटे मोटे कंकर यानी भावर प्रदेश, बीच में एकदम नदियों का जल एकदम तर गया है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। फिर नीचे बांगर क्षेत्र और एकदम नीचे महीन कण, ऊपर के परत हट के एकदम नया मिट्टी का कण, नया मिट्टी का कण होता है, नया कण, इसको बोलते हैं जलोढ़। खादर, खादर बोलते थे दोस्तों बांगर का नीचे खादर, और खादर जलोढ़ है, दोनों बांगर खादर दोनों उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होता है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जलोढ़ पंख के बाद अब हम बात करते हैं छठा प्राकृतिक तटबंध के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? प्राकृतिक तटबंध के बारे में। ये विशेष आकृतियां हैं जो नदियां निर्माण करती है। छठा पॉइंट है प्राकृतिक तटबंध। ये सब तो आप फोटो से समझ सकते हैं। लीवर्स, नेचुरल लीवर्स होता क्या है दोस्तों? हम आपको एक चित्र बना रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमने आपको एक तटबंध का चित्र बनाया है, सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। यह प्राकृतिक तटबंध का चित्र है। दोस्तों होता क्या है कि जब नदियां किसी प्राकृतिक स्रोत से चलती है तो अपने साथ अवसाद को लेके चलती है, जिसे वह दोनों बगल फैलाते जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब नदियां अपने किनारों पर एकदम मोटे 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 कंकड़ पत्थर का ढेर लगा देती है और नदियां इसमें बंध जाती है, ना इधर जा पाती है ना इधर जा पाती है, उसको बोलते हैं तटबंध। और जब यह प्राकृतिक रूप से होता है तो बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। कृत्रिम तटबंध में भी हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह एकदम ऊंचा क्षेत्र बना देते हैं, एकदम ऊंचा क्षेत्र बनाते हैं और यहाँ पर नदियों को बांध के रखते हैं। यही डैम कहलाता है। जब प्राकृतिक रूप से नदियां बंध जाती है तो बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। ऐसा नदियों में किसी एक विशेष जगह पे अवसादों के जमाव होने के कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मैदान। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे हमने एक चित्र बनाया है, आप इस चित्र को अच्छे से देखो।
आपको यह चित्र कुछ डिटेल से बताने के लिए मैंने बनाया। वैसे टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नदियों से जुड़ी स्थलाकृतियाँ इस पॉइंट में आपको दिख जाएगी। पहले आप चित्र को गौर से देख लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। होता क्या है दोस्तों कि किसी पर्वत शिखरों से हमने दिखाया है कि कोई नदी स्रोत आ रही है, कोई नदी स्रोत आ रही है, और जिस जगह पे वो मिलती है, जहाँ से वो मिलती है आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं संगम। जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं नदी स्रोत। जब मिली तो उसको बोलते हैं संगम। फिर ये दो टुकड़ों में बढ़ती है, एक छोटी एक बड़ी नदी। छोटी नदी को बोलते हैं सहायक और इसको बोलते हैं मुख्य नदी, जो बड़ी वाली नदी है। अब हमने इसके बाद आपको बोला था कि जब ये सांप की आकृति की हो सकता है नदियाँ पहले ऐसे बह रही हो, इस तरह से ऐसे बह रही हो, लेकिन यह इस वाली आकृति के बीच में अवसाद जमा हो गया, मिट्टी जमा हो गया, ये चारों कंकर पत्थर से अलग हो गए, ये वाला भाग अलग हो गया और मुख्य नदियाँ आपको पहले वाली नदियों से भाग से कट गई। तो एक जो भाग रह गया उसको बोला मैंने गोखुर झील, क्योंकि गोखुर के आकार का था, और अगर नॉर्मल में हुआ तो इसको मुख्य झील बोला। केवल सेम कंडीशन है गोखुर झील और झील का, लेकिन गोखुर झील में जहाँ घुमाव होता है, जहाँ पे घुमाव होता है, ये वाली घुमाव, ऐसे वाली घुमाव जो होता है ऐसे ऐसे चलती रहती है। हम तो ये बस एक चित्र में दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं आपको क्या कहते हैं, उससे बनी आकृति को गोखुर झील। और ये तीव्र ढाल होती है, एकदम नीचे, एकदम स्पीड वेलोसिटी एकदम हाई से बहती है। तीव्र ढाल लिखो ना यार, इंक्लाइन ढाल होती है। निचली मृदा होती है, जब ऊपर में पहाड़ों से उतरती है तो हमने बताया था कि इसमें पहाड़ों में कंकर पत्थर में जल मिक्स हो जाता है, जिससे तराई मृदा, जिसको दलदल बोलते हैं, का निर्माण होता है। लेकिन फिर नीचे आती है दोस्तों इस तरह के मैदान, बड़े वाले मैदान, जहां आसानी से कभी कभी जल का ओवरफ्लो होने की वजह से पानी पूरा सतह पे फैल जाए, उसको बोलते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान। जहाँ पे पानी एकदम फैल जाए, सपाट हो। पर्वत शिखरों से जैसे हमने कभी बोला कि एक नीचे उतरा, एक समतल भाग हो, ऊंचा भाग पठार, और यहाँ पर से ऊंचे से नीचे गिरने वाले हमने बोला नदी स्रोत को हमने बोला जलप्रपात, और इसी को हम लोग जब छोटा स्रोत होता है तो क्षिप्रिका बोलते हैं। और दो पर्वत शिखरों पहाड़ियों के बीच का जो निचला गहरा स्थान है उसको बोलते हैं घाटी। नदी धारा का मतलब है जब नदी स्रोते धारा के रूप में बहने लगती है। पहाड़ी का मतलब मृदा से ऊंचा स्थान, देख रहे हैं ना, ऊंचा स्थान, ये मृदा है, इससे ऊंचा स्थान पहाड़ी कहलाता है। गोखुर झील तो बोल ही चुके हैं। इतने सारे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में बहुत कम आता है, लेकिन हमको बताना था, बता दिया। तो यह मुख्य चित्र है दोस्तों। खिचड़ी बन गया, लेकिन फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आएगा हमको उम्मीद है। तो आपको ये हो गए प्रमुख नदी स्रोत जब नदियाँ बहती है। अब हम नदियाँ जब समंदर में मिलने जा रही है तब के बारे में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब नदियाँ अपने अंतिम चरण पे है, जब नदियाँ बहते बहते पहाड़ी भागों से होती गुजरते मैदानी भागों तक बहने लगती है, और मैदानी भागों से होते होते जब वो नदियाँ समंदर के किनारे पहुंच जाती है, एकदम समंदर के किनारे पहुंच जाती है, तो चूँकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है नदियाँ, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके चलती है, कंकर पत्थर मिट्टी टिट्टी ढेला उला लेके चलती है। इससे जब ये नदियाँ समंदर से मिलते मिलते इसका वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, इन नदियों का बहुत घट जाता है। अब ये नदियाँ स्लो हो गई, स्लो होने के वजह से जो ये नदियाँ मिट्टी को एकदम स्पीड में बहा के ले जा रही थी, नहीं ले जा पाती, और वो मिट्टी किसी एक जगह पे आके जमा होने लगता है, और जहाँ जमा होता है वह भाग उठ जाता है। जैसे यह भाग पर नदियाँ ऐसे चल रही थी,
ऐसे चल रही थी नदियाँ। अब एक भाग उठ गया दोस्तों नदी स्रोत से। तो ये जो नदी स्रोत से जो यह अवसादी वाला भाग जो ऊपर उठा हुआ आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। एकदम ऊंचा भाग। जब नदियाँ समंदर में मिलने जाती है तो यह इसको इस मुंह बनाती है, उसको बोलते हैं नदमुख। ये विभिन्न धाराओं में टूट जाती है। टूट जाने का कारण क्या है कि यह इसका वेग कम हो जाता है और अवसाद जमा हो जाने के कारण अब नदियाँ इसके चारों ओर से बहने लगती है। इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और जब नदियों धारा दिखाए हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? जब नदियाँ समंदर में मिलने जाती है तो नदियाँ नदमुख बनाती है। नदमुख का मतलब वैसा क्षेत्र, वैसा भाग, जब नदियाँ आपको क्या कहते हैं समंदर में मिलने के लिए जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। उसे बोलते हैं नदमुख, और उठा हुआ भाग को उसको बोलते हैं डेल्टा। तो दोस्तों डेल्टा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो जब नदियाँ समंदर में मिलती है तो उसका जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा दोस्तों अपनी तीन आकृतियों के हिसाब से, आकृति के हिसाब से डेल्टा तीन तरह का होता है। एक होता है चपाकार, दूसरा होता है वृक्षाकार, और तीसरा होता है दोस्तों पंखाकार, पंख के आकार का। तीसरा होता है पक्षाकार, यानी कि पक्षी के पंख के आकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षाकार। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ये तीनों आकृतियाँ कैसी होती है और कौन कौन सी है। इन चित्रों को गौर से देखिएगा दोस्तों। इसमें ए पॉइंट में हमने डेल्टा स्ट्रक्चर, बी में आपको चपाकार, सी में आपको वृक्षाकार, और डी में दोस्तों आपको बर्ड्स फुट डेल्टा यानी कि आपको पक्षाकार डेल्टा दिखाए हैं। चलिए आपको पक्षाकार डेल्टा का ये चित्र दिख रहा है सामने में दोस्तों। ये आपको ज्वार नदमुख है। चलिए इसको हम बताएंगे। ये भी पक्षाकार डेल्टा है, ये वृक्षाकार डेल्टा है, और यह चपाकार डेल्टा। हाँ, ये फोटो फिर से दोस्तों टाइप्स ऑफ डेल्टा। तो दोस्तों जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा के बारे में हमने बार बार बोला कि वह क्षेत्र, वह स्थान जब नदियां जब समुद्र से मिलती है तो चूंकि इसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है तो विभिन्न धाराओं में बट जाती है। और इन धाराओं में बटने के कारण इनके जो अवसाद हैं, जो इनके जो सेडिमेंट हैं, इनके जो अवसाद हैं वो एक जगह जमा होने लगते हैं और नदियाँ अब विभिन्न धाराओं में इनके चारों ओर बहने लगती है। और यह जो ऊंचा उठा हुआ भाग है जो मुहाने से पहले, यहाँ पर ये भाग दोस्तों क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। इसमें तीन तरह के डेल्टा हैं, वो तो नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको आप दिमाग मत रखिएगा क्योंकि नाम डेल्टा के टाइप्स नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे बना है। हम आपको विश्व के प्रमुख डेल्टा और प्रमुख जलप्रपात दोनों बता देंगे। एक लास्ट टॉपिक दोस्तों अब आपको रह गया है, वो है एस्चुरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। तोड़ दे पाठ को। पहला पाठ है दोस्तों ज्वार नदमुख। नदमुख हमने पढ़ा चुके हैं। अब ज्वार आपको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तब आपको हम ज्वार के बारे में बताएंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। अभी इतना जान लो कि जो समुद्री जल होता है ना, उसमें चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण रोज समुद्री जल ऊपर उठता है और कहीं दूर जाके गिर जाता है, फिर वापस समुद्र में आके मिल जाता है। मान लो कि यह समुद्री जल, यहाँ पर कोई स्थल भला भाग है, यह समुद्री जल उठा और यहाँ तक जाके गिरा, इसे बोलते हैं ज्वार। और जब यही जल वापस समुद्र में आके मिल जाता है, इसको बोलते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा दोस्तों हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बार डिटेल से पढ़ा देंगे क्योंकि वो बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाला टॉपिक भी है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ज्वार नदमुख। तो दोस्तों जब नदियाँ
समंदर में मिलती है तो हमने कहा वेलोसिटी इसका कम जाता है और ये एकदम विभिन्न भागों में यहाँ बट जाती है। विभिन्न भागों में बट जाने के कारण इनके अवसाद जमा होने लगते हैं और यहाँ पर ये डेल्टा निर्माण करती है और ये समंदर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर वैसी नदियाँ जो समंदर में मिलते वक्त भी तीव्र गति से मिले, मान लो दोस्तों कि ये समुद्र है, समुद्र नहीं समंदर, ये सी है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक नदी आके इस समंदर में मिल रही है, एक नदी आके इस समंदर में मिल रही है। आपको इसके बाद एक चित्र में वो दिखाया भी जाएगा। एक नदी इस समंदर में आके मिल रही है तो इन नदियों में जो अवसाद था, चूँकि इसका वेग कम नहीं गया, तो ये अवसादें आते आते एकदम, चूँकि हाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो ये अवसाद इधर उधर ना आके एक जगह आके एकदम सीधे समंदर के मुहाना पे आके जमा हो जाती है। समंदर चित्र में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक नदी है जो समंदर में आके मिल रही है एकदम तीव्र वेग से, तो इसके चारों ओर ना कोई अवसाद जमा हो रहा है न किसी डेल्टा का, जबकि यहाँ पर सागरीय जल स्पष्ट रूप से इस चित्र में भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सागरीय जल स्पष्ट रूप से नदियों के जल में आके मिल रहा है और यहाँ पर जो आकृतियाँ बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं ज्वार नदमुख। इसको चलिए और अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि यह एक चित्र आपको दिख रहा है जहाँ पर विभिन्न तरह के ज्वार नदमुख दिखाए गए हैं, जहाँ नदियाँ एकदम सीधे तीव्र वेग से आके मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? समंदर में। इस चित्रों में भी दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम फ्लो ऑफ डायरेक्शन ओशियन, आप यहाँ पर देख लो दोस्तों, ओशियन लिखा हुआ है पॉइंट ए में, फ्लो ऑफ डायरेक्शन यानी नदियों का डायरेक्शन है, और एफ तक पहुँचते पहुँचते यह सीधा पहुँच जाती है, यह समंदर के मुहाने पे आके जमा हो जाती है, जिसको हम लोग सागर माउथ, सी माउथ बोलते हैं। सी माउथ, मुहाना को क्या बोलते हैं? सी माउथ। जब नदियाँ इतनी वेलोसिटी से आए कि वह टुकड़ों में न बटकर सीधे समंदर में मिले। हमने डेल्टा बनाने वक्त क्या बोला था दोस्तों? जब डेल्टा बनाती है ना कुछ नदियाँ, तो आती है मिलने से पहले विभिन्न धाराओं में बट जाती है, ये विभिन्न धाराओं में बट जाती है और मिलने से पहले, समंदर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है इस तरह से। लेकिन जब नदियां अवसाद जमा कर दे और समंदर के पास पहुंच जाए और समंदर में ज्वारीय अभिक्रिया के कारण ये समंदर का पानी, कौन सा पानी? खारा पानी, नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर, इस नदियों के मीठे पानी में आके मिल जाए और एक जगह तटबंध के रूप में जमा हो जाए, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ज्वार नदमुख। ये ज्वार नदमुख है जहाँ सागर का ज्वारीय पानी, ज्वारीय पानी मतलब उठा हुआ पानी उठ के गया और समंदर का पानी नदी में मिल गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं एस्चुरीज। मतलब दोस्तों जब नदी का वेग एकदम तीव्र था, तेजी से आ रहा था, तो ये अवसाद इधर उधर और ना फैल के समंदर के मुहाने पे फैला। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ से एक नदी ऐसी आई है और यहाँ पर समंदर है, यह मिल रहा है, यहाँ चारों बगल मैदान है और यह सीधा अवसाद यहाँ जमा कर दे रही है और समंदर का खारा पानी उछल उछल के ज्वारीय रूप में इसमें आके मिल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज समंदर में नदियाँ जब मिलने जाती है, एस्चुरीज का डेफिनेशन होगा कि समंदर में नदियाँ जब मिलने जाती है तो जब नदियों का वेग अति तीव्र होता है तो तीव्र वेग के कारण अवसाद समंदर के उस मुहाने पे जाके जमा होती है जहाँ समंदर का ज्वारीय पानी मीठे नदी के पानी में आके मिल जाता है, उसको हम लोग ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें स्थलाकृति में कुछ और बचा क्या? डेल्टा हो ही गया है, ज्वार नदमुख हो ही गया है दोस्तों। अब आपको हम लोग विश्व के प्रमुख डेल्टा, प्रमुख जलप्रपात और घाटियां, पर्वत शिखर, वो सब तो हम पढ़ाएंगे। ये दोनों हम अगले चैप्टर में विश्व के प्रमुख डेल्टा और विश्व और भारत दोनों, विश्व और भारत एक साथ हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ा देंगे, विश्व और भारत दोनों, ताकि हमको एक जगह पे ये पूरा डाटा रहे जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और वर्ल्ड के दोनों आपको जलप्रपात और डेल्टा हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।
बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। बहुत सारे चित्रों को किताबों से खोजे हैं, एटलस के बुक से, बहुत सारे फोटो को चित्रों से गूगल से लिए हैं, उनको बताना समझाना दोस्तों बहुत। दोस्तों अगर विश्व के प्रमुख हम ज्वार नदमुख की बात करें तो आपके सामने अभी अमेजन ज्वार नदमुख है। इसके बाद नर्मदा ज्वार नदमुख, ये नर्मदा बेसिन है दोस्तों। आप चित्र से स्पष्ट देख सकते हैं कि ये सीधा ओशियन में जाके मिलती है, आसपास विभिन्न धाराओं में नहीं बटती है। इसके बाद दोस्तों कृष्णा नदमुख है। आप देख रहे होंगे ये कृष्णा ज्वार नदमुख जो है, कृष्णा नदी का डेल्टा और कृष्णा नदी का ज्वार नदमुख दोनों समंदर में जब मिलती एकदम कम धाराओं में बटती है। ये एन्नोर का एस्चुरीज है। समंदर के सामने एक आगे देख रहे होंगे मोहाना के पास एकदम जमाव हो गया है अवसादों का, और अंदर समंदर का पानी घुस रहा है। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक नदी समंदर में आके मिल रही है और उसका जो अवसाद है, जिसको हमने सैंडबार बोला, देखिए एकदम लाइन से हमने दिखा रहे हैं, ये एकदम मुहाने पे आके जमा हो जाती है। इस तरह क्या होता है दोस्तों, जब ज्वार आता है तो ओशियन पानी नदी में आके मिल जाती है, जहाँ स्टोरेज का निर्माण करती है, और वह पानी वापस समंदर में नहीं मिल पाता। खारा पानी और मीठा पानी मिल जाने के कारण इसे ज्वार नदमुख बोलते हैं। चित्रों को किताबों से खोजे हैं, एटलस के बुक से, बहुत सारे फोटो को चित्रों से गूगल से लिए हैं, उनको बताना समझाना दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करें। उपागम एकेडमी के चैनल पे आएँ और अपना प्रॉब्लम्स यहाँ शेयर करें। हम क्वेश्चन आंसर के सीरीज को लेके चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। जितना आपको पढ़ा चुके हैं हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उपागम एकेडमी में प्रोवाइड करेंगे। एक निश्चित टाइम पे आपको टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको बना के सॉल्यूशन देना है। जिसका आपको नंबर अच्छा आएगा, हम उसके लिए कुछ प्राइजेज भी सोचे हैं, वो पहुंचा दिया जाएगा आपको ऑनलाइन के थ्रू। तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।